हेलो बच्चों, विजन एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल और पोस्ट को देख करके आपने पढ़ा ही होगा और समझा भी होगा, जिसमें लिखा है कि विज्ञान विषय को पास करने का मूल मंत्र और महत्वपूर्ण प्रश्नों का पैकेट। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है और बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जैसा कि 5 अप्रैल को 10वीं बोर्ड का विज्ञान का पेपर होने वाला है और कमजोर से कमजोर बच्चा भी ये सोचता है कि मैं इन बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पास हो जाऊं, तो उनके लिए यह एक संजीवनी की तरह ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने इस प्रकार से तैयार किए हैं जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा और इंटेलिजेंट बच्चा भी जो है वो आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो इस बार ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, जिसमें लगभग 30 नंबर के बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो छोटे आने वाले हैं, जिससे बच्चा यदि सोल्व कर लेता है और छोटे प्रश्नों को भी अच्छे से याद कर लेता है तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएगा। तो इसी के साथ में हमने इस रणनीति को बनाया, हमने इस प्लानिंग को बनाया कि हर बच्चा जो है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी जो है विज्ञान विषय में पेपर को अच्छा करके आए। इसलिए हमने इस पास होने के मूल मंत्र को हमने लॉन्च किया है और आपके सामने लाने की कोशिश करी, जिससे इन वीडियो को देख करके बच्चा आराम से उन छोटे प्रश्नों को याद कर ले, तो वो कक्षा 10 के विज्ञान का जो 5 अप्रैल को होने वाला पेपर है उसको वो अच्छे तरीके से करके आएगा और वो आसानी से विज्ञान के पेपर के अंदर पास हो जाएगा। हमने यहाँ पर 300 प्रश्नों का एक पैकेट तैयार किया है। ये 300 प्रश्न जो है वो हम यहाँ पर 3 वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने वाले हैं। इसमें हर वीडियो के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका ये वीडियो आप सोचे तो कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो अपन ये समझे कि लगभग 15 से 20 मिनट का यदि वीडियो होने वाला है तो लगभग 1 घंटे की पूरी आपकी ये वीडियो हो सकती है। यदि आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अपने सिलेबस के सारे जो क्वेश्चन है वो आसानी से लर्न हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और परीक्षाओं के अंदर ऐसे प्रश्नों का समावेश मिलेगा जिससे आप उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो मेरा इतना सा ही कहना है कि मेरे द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इन वीडियो को आप लगातार देखिए और कनेक्ट रहिए। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत उसकी तैयारी कर लीजिए। और 31 को आपका पहला इंग्लिश का पेपर हो चुका है, उसके बाद आपको 4 दिन की छुट्टी मिली है। तो बहुत अच्छी आप तैयारी करिए साइंस के पेपर की, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। और यदि आपको इस क्वेश्चन के पैकेट की यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर पाए। तो हमारे पहला 100 क्वेश्चन का जो बंच है, जो पास होने का जो मूल मंत्र है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का पैकेट है, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक प्रश्नों को आराम से पढ़े और समझे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका वीडियो। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने की विधि का नाम क्या है। तो पहला आंसर होगा आपका हीट एंड ट्रायल विधि। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो आपको आंसर देना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। दानेदार जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, सूत्र होता है H2 हाइड्रोजन। कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CaCO3 उसका सूत्र है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाया होता है, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 नए पदार्थ बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थों का विस्थापन होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बुझे हुए चूने से सफेदी करने पर दीवार पर चमक किस पदार्थ से आ जाती है। तो उसका भी उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 उसका सूत्र है। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में और अपन आगे देखते हैं।
चूना पत्थर का वियोजन और सूर्य के प्रकाश में AgBr और AgCl का विघटन होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको उत्तर बताना है वियोजन अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल सेम ही होते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, कौन सी अभिक्रिया का उपयोग करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में AgBr का विघटन होना, यह श्याम श्वेत अभिक्रिया में उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील को रखने पर विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। बेरियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाने पर एक श्वेत अवक्षेप बनता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सीधा उत्तर है अवक्षेपण अभिक्रिया। आप याद रख सकते हैं अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, या हम एक नया शब्द जो आपकी बुक में लिखा है उपचयन भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम अपचयन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आप देखें, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखें, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन क्रिया, ग्लूकोज का विघटन, शाक सब्जियों का विघटन या कंपोस्ट का निर्माण कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आपको कोई भी एग्जाम्पल देकर के इसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण बताओ, तो भी आप इसका आंसर इसमें लिख सकते हैं और ये पूछा गया तो ये आंसर आपको देना है। जब कोई धातु किसी अम्ल, आर्द्रता या वायु के संपर्क में आती है तो वह धातु खराब होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए आप क्या उपाय करोगे? तो आप वस्तु के ऊपर पेंट करोगे, तेल या ग्रीस लगा सकते हो, गैल्वेनाइजेशन करते हो, जिंक की परत चढ़ा सकते हो। प्राय तेल या वसा युक्त सामग्री को लंबे समय तक रखने पर इनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज है वो चल रही है। आप अच्छे से इनकी तैयारी करें और हर प्रश्न को आप याद कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे प्रश्नों को कर पाएंगे और बोर्ड परीक्षाओं में निश्चित ये प्रश्न आपके आएंगे जरूर। अम्ल या क्षार धातुओं से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है? तो अम्ल अथवा क्षार जब भी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। खाने के नमक का क्या सूत्र है? NaCl, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। कास्टिक सोडे का क्या सूत्र है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH उसका सूत्र है। दावन सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट उसको कहा जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O इसका सूत्र है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है POP के नाम से भी इसको जाना जाता है। घर की सजावट है, चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यह पेयजल को शुद्ध करने में काम आता है, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए काम में आता है। नमक का उपयोग क्या है? भोजन में स्वाद के लिए और हिमीकरण मिश्रण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडे का उपयोग है पेट्रोलियम के शोधन में और वसा व तेलों के निर्माण में। दावन सोडे का उपयोग होता है कपड़ों की धुलाई व सफाई में और साबुन और कांच के निर्माण में। बेकिंग सोडे का उपयोग होता है अग्निशमन यंत्रों में, पेट की अम्लता को दूर करने में, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नीचे लिखा है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडे का। केक, पाव रोटी, खमीर को स्पंज बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। पेयजल को शुद्ध और रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो विरंजक चूर्ण का। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। जिप्सम के निर्जलीकरण से किसका निर्माण होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग है? टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाना, खिलौने, मूर्ति, चौक बनाना और दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को हम क्या कहते हैं? तो पीएच कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला स्केल क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर पेट में जलन होती है, इसके उपचार के लिए आप क्या काम में लेते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लेते हैं। इसे एक एंटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का प्रति अम्ल है। कभी कभी आपसे पूछा जाए एक एंटी एसिड का नाम बताओ, तो भी आपको ये बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी पूछा जाए एक प्रति अम्ल का नाम बताओ, तो भी आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का प्रति अम्ल है।
अम्ल वर्षा की पीएच का मान कितना होता है? 5.6 होता है। दंतक्षय रोग में मुंह का पीएच कितना हो जाता है? तो 6.5 से कम हो जाता है। लिटमस कौन से रंग का रंजक है? तो बैंगनी रंग का रंजक होता है लिटमस। इसके बाद में आप देखें लिटमस कौन से समूह का पौधा है? तो थैलोफाइटा। लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो लिचेन या लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। प्राकृतिक सूचकों के नाम बताओ। तो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया, जेरानियम, हाइड्रेंजिया। संश्लेषित सूचक के नाम है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपको ये आंसर देना है। यदि ये पूछा जाता है तो अपने को ये आंसर देना है। पीतल व तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि रखने पर क्या होगा? विषैला पदार्थ बनेगा जो खाने योग्य नहीं होगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना हुआ है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? तो H3O+। NaCl की क्रिया से NaCl की क्रिया जल से करने पर NaOH बनता है। उस अभिक्रिया का क्या नाम है? तो उसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसी लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, Na2CO3 के साथ में 10H2O लिखा हुआ है। ये 10H2O क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल जल है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक के उपचार के लिए कौन से पौधे को काम में लेते हैं? डोक पौधे की पत्ती काम में लेते हैं, जिसे त्वचा पर रगड़ने से जलन कम हो जाती है। नींबू के रस की पीएच का मान होता है 2.2। जठर रस की पीएच का मान होता है 1.2। रक्त की पीएच का मान होता है 7.4। अम्ल की पीएच का मान होता है 0 से 7। क्षार की पीएच की परास होती है 7 से 14। ये याद रखना है आपको। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको याद रखना है मेथेनोइक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। नींबू व संतरे में खट्टे पदार्थों में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। धातु का वह गुण जिसको खींच करके लंबा तार बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातु का वह गुण जिससे उसे पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीयता कौन सी धातु में पाई जाती है? सोना और चांदी में। धातु का वह गुण जिससे उसे पीटने पर आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? सोनोरसिया ध्वनिक कहा जाता है। सोनोरसिया ध्वनिक कहा जाता है उसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक हम लंबा तार बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है। गोल्ड के अंदर सर्वाधिक उसको खींचा जा सकता है। वह धातु जिनका गलनांक कम होता है उसे हम कौन कौन से धातु ऐसे हैं? सीजियम और गैलियम। सीजियम को CS से लिखा जाता है, C और S से लिखा जाता है, और गैलियम को हम G और A से लिखते हैं। वह धातु जिसमें चमक पाई जाती है, वह अधातु जिसमें चमक पाई जाती है उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन को हम I से लिखा जाता है। वह धातु जिनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का संकेत होता है Na और पोटेशियम का संकेत होता है K। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? इसमें यहाँ पर ऊष्मा है। ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तांबा और चांदी। तांबे को सूत्र पर लिखते हैं Cu और चांदी को लिखते हैं Ag, अर्जेंटम पढ़ा जाता है। ऊष्मा की सबसे कुचालक धातु है कौन सी है? तो लेड। लेड को लिखा जाता है Pb और मरकरी को लिखा जाता है Hg। वह खनिज जिनका व्यावसायिक निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खानों से प्राप्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो खनिज कहा जाता है। उसके बाद में आप देखें उभयधर्मी ऑक्साइड के कौन कौन से उदाहरण है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लिखते हैं Al2O3, जिंक ऑक्साइड जिसको हम ZnO के नाम से भी लिखते हैं। वह धातु जो वायु में खुला रखने पर जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको वायु में खुला रखोगे या पानी में डालोगे तो वो जलने लगती है। कौन सी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं? तो सोना और चांदी अभिक्रिया नहीं करती। सोने को हम Au से लिखते हैं, चांदी को हम Ag से लिखते हैं। कौन सी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती है? तो लेड है, कॉपर है, तांबा है और अर्जेंटम यानी कि चांदी है। धातुओं की क्रियाशीलताओं का क्रम पूछा जाए तो आपको बताना है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, जिसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से क्या बनेगा? एक्वा रिजा बनेगा। इसका उपयोग क्या होता है? धातुओं को पिघलाने में, घोलने में इस लिक्विड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना क्या कहलाता है? तो सक्रियता श्रेणी कहलाता है।
आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों में प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है आयनों के मध्य में। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो गैंग के नाम से जानते हैं। अयस्क में से अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? तो सांद्रण कहलाता है। मरकरी धातु का अयस्क कौन सा है? तो सीने बार HGS उसका सूत्र है। इसके बाद आप देखें वायु की उपस्थिति में जब अयस्कों को गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। वायु की अनुपस्थिति में यदि अयस्कों को गर्म करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? निस्तापन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत आप चढ़ाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। पीतल कैसे बनता है? तांबा और जस्ता को मिलाने से। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिलाने से। इसी प्रकार से फिर आपको ये पता होना चाहिए सोल्डर कैसे बनता है? सीसा और टीन को बनाने से, मिलाने से। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, बिजली के तारों पर कौन से पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो PVC परत चढ़ी होती है। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 100 क्वेश्चन को देख लिया है। उन 100 क्वेश्चन को आप इस वीडियो के माध्यम से 2 या 3 बार आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मैक्सिमम छोटे प्रश्न आने वाले हैं, तो आप छोटे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे तो कम से कम 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो छोटे आने वाले हैं। तो आपके ये प्रश्न इस साइंस क्वेश्चन पैकेट या बंडल के माध्यम से आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और आपके जो 5 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम काफी अच्छा हो जाएगा। और यदि बोर्ड में आपका पेपर अच्छा होता है तो वीडियो पर एक बार आकर के आप कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा है और आपको उससे लाभ हुआ है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा।